हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और किस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में, ईओआरओ में, रीट में और सीईटी में आता है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इस टॉपिक का भाग वन है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो केंद्रीय प्रशासन था वो किस प्रकार का था। कि मध्यकाल में जो राजपूताना के शासक थे उनकी अपनी अपनी रियासतें होती थी, वो स्वतंत्र थे। इसके अलावा वो कुछ उपाधियां भी धारण करते थे, जैसे कि महाराजा धिराज, राज राजेश्वर। और राज्य का शासन चलाना, उच्च पदों पर नियुक्तियां करना, सेना का संचालन करना, अन्य राज्यों से संधियां, न्याय और दंड देने की शक्तियां भी शासक के अंदर थी। राज्य की रक्षा का भार शासक पर होने के कारण उन्हें कुमार पद से घोषित किया जाता था। शासक राज्य की सुरक्षा, प्रजा हित के अलावा साहित्य आदि में रुचि रखते थे। वे कला, साहित्य, व्यापार, वाणिज्य, उद्यान, उद्योग आदि के प्रयत्नशील थे। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सामंत व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। तो इसमें बता रखा है कि राजस्थान के अंदर 22 छोटी बड़ी रियासतें और एक अजमेर जो मुगल सूबा हुआ करता था। तो राज्य की जो मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था थी उसके तीन भाग थे। एक तो था, प्रथम भाग था सामान्य या सैनिक प्रशासन, दूसरा था न्याय प्रशासन और तीसरा था भू राजस्व प्रशासन। संपूर्ण शासन राजा और सामंतों पर आधारित था। तो जो कर्नल जेम्स टोड आए थे इंग्लैंड से, उनको लगा कि जो सामंत व्यवस्था है वो इंग्लैंड की जो फ्यूडल व्यवस्था है उसके समान था। परंतु वो ज्यादा शोध करने को नहीं, ये लगा कि यहाँ की जो सामंत व्यवस्था कर्नल जेम्स टोड की जो फ्यूडल व्यवस्था थी उसके समाज में, फ्यूडल में ये होता था कि जो राजा होता था और उसके सेवक, सामंत उसके सेवक हुआ करते थे। पर जो राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था थी वो रक्त संबंध व कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था थी। यानी कि जो सामंत थे वो राजा के भाई या भतीजे वगैरह ऐसे कुछ हुआ करते थे, मतलब उसके सेवक नहीं हुआ करते थे। इसलिए उसको फ्यूडल व्यवस्था के समान माना था उसने। सामंत व्यवस्था का मूल तत्व था कि शासक पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधुओं को प्रदत्त भूमि का स्वामी सामंत कहलाता था। मध्यकाल में भूस्वामी सामंत को सामंत जागीरदार कहा जाने लगा और सामंत जागीर पर सामंत का जन्मजात अधिकार माना जाता था। यानी कि राजा था, उसकी मृत्यु होने पर उसके बड़े बेटे को राजा बना दिया और जो उसके और भाई होते थे उनको जागीर दे के सामंत बना दिया। तो ये जागीर होती थी वो सामंतों की होती थी। अतः राजा सामंत जागीर को खालसा, यानी खालसा भूमि वो होती थी जिसपे केंद्र का अधिकार हो, ऐसी की जमीन, तो उनको खालसा नहीं घोषित कर सकते थे कि मतलब हमने सामंत की जमीन छीन के इसको सेंटर की जमीन में मिला दिया। वो उसका भाई है तो उसको वो जमीन मिलेगी। तो यानी कि सामंत व्यवस्था को इस प्रकार कह सकते हैं कि रक्त संबंध पे आधारित कुलीन प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी, जिसमें राजा समकक्षों में प्रमुख होता था। यानी कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री के टाइप व्यवस्था थी, जिसमें राजा था तो उन्हीं की तरह, पर उसमें प्रथम आता था। राजा को परिवार और राजा का प्रमुख मानते थे। सामंत परिवार के सदस्य होने के नाते उनकी सुरक्षा व संचालन का दायित्व था राजा और सामंत सामूहिक रूप से उठाते। अब देखते हैं कि सामंत व्यवस्था जो जेम्स टोड ने इंग्लैंड की कुल व्यवस्था के समान बताई थी, उसके अंदर इंग्लैंड के साथ माना था, लेकिन राजस्थान की सामंत व्यवस्था पश्चिम व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न थी। पश्चिम में ये होता था कि राजा और सामंत के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध होता था, जबकि राजस्थान के अंदर भाई बंधु का संबंध होता था। राजा संपक्षों में प्रमुख होता था, राजा राज्य का सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था। उसके बाद सामंतों का समूह आता था जो कुलीय व्यवस्था से संगठित होता था। राजा राज्य का प्रधान था और सामंत अपनी जागीर में प्रमुख थे। सामंत राजनीतिक और सामाजिक मामलों में समानता का दावा करते थे। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रचलित राजा और सामंत शासन व्यवस्था का प्राथमिक स्वरूप पद समान व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि एक टेंट के समान स्तंभों पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें राजा मध्य में स्थित संबंध था। यानी कि इस प्रकार से जो मेन जो स्तंभ था वो राजा था और ये जो साइड के थे वो एक प्रकार से सामंत थे, ये उसी के भाई हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं कि जो सामंत व्यवस्था थी राजस्थान की क्या विशेषता थी। तो राजा से जन्मजात अधिकार के रूप में प्राप्त भूमि के साथ ही सामंत के विशेषाधिकार निर्धारित हो जाते थे। इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता थी कि ये रक्त संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। यानी कि राजा के गोत्र के आदमी सामंत बनते थे। राजा महत्वपूर्ण पदों पर सामंतों को नियुक्त करता था। राजा बिना सामंतों से परामर्श लिए कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैनिक और नीतिगत निर्णय नहीं लेता था। राजा और सामंतों के मध्य स्वामी और सेवक का नहीं संबंध था, बल्कि एक आचार संहिता हुई करती थी जिसमें शासक सामंत को काका जी और भाई जी संबोधन करते थे और सामंत भी राजा को बाप जी संबोधित करते थे। सामंत का उत्थान और पतन राजा के साथ में, मतलब
एक राजा है, उसके परिवार के लोग ही सामंत बने, अगर वो राजा हट गया तो सारे सामंत भी हट जाते थे। यानी कि जो सामंतों का उत्थान और पतन था वो राजा के साथ था। मतलब सामंत किसी भी, मतलब ऐसे नहीं कि सामंत किसी अन्य राज्य के साथ संधि या युद्ध कर ले। राजा करेगा तो सहयोग करेंगे, राजा करेगा तो करेंगे। दूसरा, राज्य की सुरक्षा के लिए सामंतों के पास एक निश्चित सेना रखनी होती थी। ये कुलीय भावना के आधारित पे, यानी कि पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए वो अपने पास सेना रख सकते थे। राजा के उत्तराधिकार के निर्णय में सामंत निर्णायक भूमिका निभाते थे। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ कि शासक द्वारा उत्तराधिकारों में, जैसे महाराजा ने बोल दिया कि मेरा ये बेटा शासक बनेगा, और सामंतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अब काम का नहीं है, आप इसको, तो ये सब होता था। यानी कि वैसे तो ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी, लेकिन कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब सामंतों को श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र की योग्यता पर संदेह हुआ तो वो योग्य पुत्र को सिंहासन पर बिठा देते। सम्मान और कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था थी। राजा को सामंतों के विशेषाधिकार का सम्मान करना पड़ता था और सामंतों के राज्य और शासक के प्रति पालना थी। मध्यकाल में सामंत व्यवस्था श्रेणी व्यवस्था वैज्ञानिक कैटेगरी बना दी गई थी कि ये फर्स्ट कैटेगरी, जैसे जयपुर के अंदर थी 12 कैटेगरी बनाई गई थी, उनके बेटों के हिसाब से बनाई गई थी, ये कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं सबसे पहले सामंत, मध्यकाल में सामंत व्यवस्था और प्रशासन। जो मुगलों के साथ संधि हुई राजस्थान में, तो उसमें क्या हुआ कि राजा थे, उसकी सामंतों के साथ, जैसे पहले किसी युद्ध वगैरह में संधि वगैरह में राजा मदद लेता था, पर जब मुगलों के साथ संधि हो गई राजा की, तो राजा को युद्ध नहीं करना पड़ा। तो ये क्या हुआ, सामंत व्यवस्था में वो उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहने लगे। उसके अलावा सहयोग की स्थिति में परिवर्तन हो गया। राजा को जैसे कि मतलब कि उत्तराधिकारी का जो क्वेश्चन आता था कि उत्तराधिकारी ये बनेगा वो बनेगा, तो सामंत उसकी सहयोग करते थे, बोला ये जरूरी है, ये नहीं बनेगा। पर जब मुगल आ गए तो मुगल भी राजाओं के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करने लगे, नहीं नहीं, ये राजा ये लड़का ठीक नहीं है, आप इसको अपना। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेक रेक क्या होती थी। रेक से था कि जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व, यानी कि एस्टिमेट बता दिया जाता था कि आपके पास इतनी जमीन है, उसके हिसाब से आपका इतना रेवेन्यू बनता है। इसका उल्लेख राजा जो पट्टा देता था कि उसके अंदर भी होता था। एक प्रकार से सैनिक खरीदा। रेक द्वारा निर्धारित आय के मापदंडों के आधार पर राज्य के शुल्क का हिसाब किताब होता था। रेक के आधार पर ही सामंत के उत्तराधिकारी शुल्क, सैनिक सेवा, न्योता शुल्क आदि होता था। और रेक ये थी कि नियमित रूप से वसूली की जाती थी और इसकी दर निश्चित थी। मतलब सॉरी, न तो इसकी नियमित वसूली होती थी, न इसकी कोई दर निश्चित थी। राजा का मन किया था वसूल लिया, नहीं किया तो नहीं किया। इसके अलावा दो रेक होते थे, पट्टा रेक और बर्तू रेक। पट्टा रेक का था कि राजा द्वारा प्रदत्त जागीर में उल्लेखित, ये पट्टा रेक होता था एक प्रकार से एस्टिमेट, मतलब राजा ने बोले आपके लगभग इतनी की होती है, आप इतना रेवेन्यू देंगे। और बर्त रेक था राजा द्वारा सामंत को जागीर में उल्लेखित रेट के अनुसार राजस्व करना, मतलब ये एस्टिमेट नहीं था, इसमें एस्टिमेट वगैरह था। तो पट्टा रेक है वो राजा एस्टिमेट रेवेन्यू बताता था। बर्तू रेक में जो उसमें पट्टे में लिखते कि आपके पास इतनी जमीन, आप इतना रेवेन्यू देंगे, बस वही होता था। इसके अलावा एक होता था उत्तराधिकारी शुल्क। सामंत और जागीर की मृत्यु के बाद जागीर का जो नया उत्तराधिकारी बनता था, तो उसके लिए सामंतों से एक शुल्क वसूला जाता था, यानी एक प्रकार से एक टैक्स ही था, इसको उत्तराधिकारी शुल्क कहते थे। इसके अलग अलग नाम थे। जोधपुर में इसको पेशकशी या हुक्मनामा, मेवाड़ और जयपुर में नजराना, कुछ रियासतों में इसको कैद खालसा और तलवार बंधाई भी कहते थे। और जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया। उत्तराधिकारी शुल्क एक प्रकार से उक्त जागीर के पट्टे का नवीनीकरण करना था। जागीरदार की मृत्यु के पश्चात राजा अपने दीवानी अधिकारी को कुछ कर्मचारियों के साथ उस जागीर में भेजता और उत्तराधिकारी शुल्क इन्हें जमा नहीं कराया जाता तो जागीर जब्त करने के निर्देश दीवान को दे दिए जाते थे। यानी कि राजा का बेटा राजा बन रहा है तो राजा अपने सैनिकों को उस रियासत में भेजता था सामंतों के पास, बोला कि टैक्स दो, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अगर वो नहीं देते तो उसकी जमीन छीन ली जाती, खालसा को भी घोषित कर दी जाती। उसके अलावा कुछ और थे, जैसे नजराना कर, यह राजा के बड़े पुत्र के प्रथम विवाह था। न्योत कर, यह राजकुमारियों के विवाह पे। तीर्थ यात्रा कर, राजा के तीर्थ यात्रा पे जाने पर। इस प्रकार से कर व्यवस्था में एक शासक और सामंत संबंधों पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह व्यवस्था शासक की सर्वोच्चता स्थापित करने में सहायक थी। दूसरा, करों की संख्या बढ़ने से उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव जन समुदाय पे पड़ा और जागीरदार जनता से अधिक लगान उसने, यानी कि जो सामंत व्यवस्था ऐसे थी कि उसके छोटे भाई वगैरह या भाई भतीजे कुछ भी सामंत बनेंगे, तो एक टैक्स लगाने का मतलब हुआ कि राजा बड़ा है और आप छोटे हो, तो इस वजह से उनमें संबंधों में खटास आई। इसके अलावा जैसे टैक्स की संख्या बढ़ी, तो संख्या बढ़ने से क्या हुआ कि टैक्स तो वो जनता से ही वसूल करता, तो इसलिए जनता से भी लगान वसूल करना पड़ा उसको।
सामंतों की कुछ सैनिक सेवा भी होती थी, मतलब जैसे युद्ध नहीं है तो उसके अलावा भी सामंत अपनी सैनिक सेवा राजा को देते थे। सामंत राजा को सैनिक सेवा दो प्रकार की थी, एक युद्ध के लिए और दूसरा शांति के समय। युद्ध के समय राजा सामंत को खास रुका भेजकर जमीयत, सेना को जमीयत बोलते थे, जमीयत सहित सेवा में उपस्थित होने के लिए कहता था, और शांति के समय वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी जमीयत के साथ उपस्थित होता था। यह उसकी जागीर के पट्टे में निर्धारित है, मतलब कि उसकी मतलब आपके पास इतनी जागीर है, इसकी इतनी रेख है, उस हिसाब से आप सेना लेके आएंगे। इसके अलावा शांति के समय भी राजशासकों को सामंत अपनी सेवाएं देते थे, जैसे कि कुछ दशहरा से तृतीया पर दरबार में उपस्थित होना, राज परिवार की महिलाओं के तीर्थ यात्रा पर जाने पर सामंत को सुरक्षा देना, कुछ वर्षों के लिए शासक को सामंत को कुछ कार्यों के लिए शासक की अनुमति लेनी पड़ती थी, विशेषकर अपनी पुत्री व पुत्र के विवाह के लिए, और जागीर में दुर्ग व परकोटा बनाने में भी सामंत को राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब देखते हैं कि सामंतों की श्रेणी। मध्यकाल में सामंतों की श्रेणियां पद और प्रतिष्ठा पर निर्धारित की गई थी। यह व्यवस्था मुगल मनसबदारी व्यवस्था से प्रभावित थी, लेकिन पूर्णतः उसके अनुसार नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था में नौकरशाही व्यवस्था थी, जिसका निर्धारण आय के आधार पर होता था। इसके विपरीत राजस्थानों में सामंतों की श्रेणी कुलीय प्रतिष्ठा व पद के अनुसार होती थी। इसके अलावा जैसे देखा कि मारवाड़ था, मारवाड़ के अंदर 4 टाइप के सामंत होते थे, राजवी, सरदार, गणायत और मुस्तदी। राजवी जो राजा की 3 पीढ़ियों के निकट संबंधी होते थे, उन्हें कोई सा भी कर नहीं देना पड़ता था। ये हो गया राजवी, राजा के मतलब निकट संबंधी। दूसरे आ गए मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उन्हें उमराव कहा जाता था। प्रथम श्रेणी के सामंत 16 और दूसरी श्रेणी के 32 और तृतीय श्रेणी के सामंत गोल के उमराव 100 की संख्या करते थे। यानी कि तो मारवाड़ थे उसमें 4 टाइप के थे, राजवी, सरदार, गनायत और मुस्तदी। और जो मेवाड़ था उसमें 3 टाइप के होते थे, जिन्हें मतलब कि एक तो होते थे 16 वाले, एक 32 वाले और एक गोल के जिसमें मतलब 100 प्लस होते थे। ये थे मेवाड़ में। और जो मारवाड़ था उसमें 4 टाइप के थे। कौन कौन से? राजवी, सरदार, गनायत और मुस्तदी, जिसमें राजवी राजा के निकट होते थे। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सिलम्बर के स्थान, मतलब जो मेवाड़ के अंदर 16 थे, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आती थी वो आती थी सिलम्बर के सामंतों की। राजा की अनुपस्थिति में नगर का शासन, प्रशासन और सुरक्षा के लिए, मतलब जो राजा नहीं होता तो राजा के न होने पे सिलम्बर के जो सामंत थे यही राजकाज देते थे। और जयपुर राज्य में महाराजा पृथ्वी सिंह के समय सामंतों का विभाजन किया गया और 12 पुत्रों के नाम पे 12 कोटड़ी कहा जाता था। यह मतलब किसके टाइम शुरू हुई? ये हुई थी महाराजा पृथ्वी सिंह के टाइम। सामंतों की 12 कैटेगरी बनाई गई, जिन्हें 12 कोटड़ी कहा जाता था। कोटा के अंदर जो सामंतों की श्रेणी थी उन्हें राजवी कहते थे। राजवी सरदार 30 हुआ करते थे और सबसे अधिक संख्या हड़ा चौहानों की होती थी। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में वंशानुगत, जो राव बीका के परिवार के थे। दूसरी श्रेणी में अन्य रक्त संबंधी और तीसरी के अंदर अन्य राजपूत, जिन्हें बीकानेर में राठौड़ शासन स्थापित करने से पूर्व परिवार के सदस्य थे, जैसे बाटी और सांकलावस। जैसलमेर में बाटी, रावल और राज के शासन में सामंतों की श्रेणी व्यवस्था 2 थी। तो जैसलमेर में भी सामंतों की 2 व्यवस्था थी, एक डावी और जीवनी, बाई और दाई। आगे हम देखते हैं कि राजा के द्वारा कुछ आदेश भी दिए जाते थे, जैसे कि फरमान। फरमान था मुगल बादशाह द्वारा जारी आदेश। परवाना, महाराजा द्वारा अपने रिश्तों को जारी किया गया आदेश। निशान, शाही परिवार के सदस्य द्वारा किसी मनसबदार को मोहर के साथ जारी किया गया आदेश। खरीदा, एक राजा के दूसरे राजा के साथ किया गया पत्र व्यवहार। अर्जदास, राजपूत राजाओं या सम्राटों द्वारा शहजादों को भेजने वाला लिखित पत्र। मतलब खरीदा तो हुआ एक राजा का दूसरे राजा को, और अर्जदास हुआ राजपूत राजाओं का शहजादे या सम्राट को, यानी कि मुगल बादशाह को भेजा गया पत्र। मंसूर, बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा मतलब राजा नहीं था तो उसकी जगह जो मुगल शहजादा था वो राजाओं को एक शाही आदेश जारी करता था, उसको मंसूर कहते थे। रुखा होता था राज्य के अधिकारियों के मध्य होने वाला, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को कोई लेटर लिख रहा है तो वो रुखा होता था। वाकया, इसमें शासक की व्यक्तिगत व राजकार्य से संबंधित गतिविधियां, राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्में, व्यवहार का वर्णन किया जाता था। सनद, सनद होती थी मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की स्वीकृति, मतलब इतनी सनद दी गई है। वकील रिपोर्ट, मुगल दरबार में जागीरदारों द्वारा अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे, इन्हें वकील कहा जाता था। यह वकील अपनी रियासत जागीरदार से, मतलब वकील रिपोर्ट होती थी मुगल दरबार के अंदर कोई जागीरदार था वो अपना एक बंदा नियुक्त करता था जिसको वकील कहते थे, और ये अपनी रिपोर्ट भेजा था कि आज महाराज जो मुगल हैं वो आपके बारे में ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, तो वो थी मुगल वकील रिपोर्ट कहलाती थी।
इसके अलावा मंत्री थे। राज्य के अंदर शासक का सर्वोपरि होता था, लेकिन सहायता के लिए मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन से मंत्री होते थे देखते हैं। यह नियुक्ति वंशानुगत या भार के दर्शन से की जाती थी। मेवाड़ के जो मंत्री वर्ग थे उनका उल्लेख सारगेश्वर शिलालेख में मिलता है, जिसमें अमात्य कहते थे मुख्यमंत्री को। संधि विग्रहिक युद्ध और संधि का मंत्री कहलाता था। अक्षय पटलिक पुरालेख मंत्री था। विस्ताधिराज मुख्य वेद कहलाता था। मतलब ये उनके नाम जैसे पूछ सकते हैं कि अमात्य क्या था, मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, सेना नायक था, क्या था। संधि विग्रहिक क्या था, अक्षपटलिक क्या था, विस्ताधिराज, ये विस्ताधिराज के एग्जाम में पूछा गया है। वेद को विस्ताधिराज कहते थे। राज्य में शासन के बाद प्रधान का पद महत्वपूर्ण था। राजपूताना के कई राज्यों में भूमि अनुदान पर प्रधान के हस्ताक्षर होते थे। जैसे प्रधान भी अलग अलग थे, जैसे जयपुर में मुफासिब कहते थे, मुसाहिब, कोटा व बूंदी में दीवान, मेवाड़ या मारवाड़ में प्रधान और बीकानेर में मुख्तियार और सलम्बर में भांजगढ़ कहते थे। ये मतलब कि जो राजा के जो भूमि अनुदान पे प्रधान के साइन होते थे उसको कहते थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।